हाँ बच्चों, तो अगला टॉपिक हम करने वाले हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन पढ़ लिया और उसका फॉर्मूला निकल के आ गया। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हम एक पी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बेटा, तो जरा देखो, इक्वेटोरियल लाइन पहले होती है क्या है, हम एक डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं। डायग्राम इसका बड़ा फेयर आपको ध्यान से देखना है। एक हम बेटा पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है बेटा? माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज है। ए पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है ए पॉइंट। एक और पॉइंट है वो बी पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स पर जो चार्जेस रखे हुए हैं, एक पर माइनस का क्यू है और एक पर कैसा है बेटा? पॉजिटिव क्यू। ठीक है ना, नेगेटिव क्यू और एक कैसा है? पॉजिटिव क्यू। और दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन हमारा 2a है, जैसा कि डाइपोल का होता था, सेपरेशन 2a है। इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमारा O है। ये जो मिड पॉइंट है वो O है। मींस यहां से यहां का सेपरेशन कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। और यहां से यहां का भी सेपरेशन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तभी तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? 2a हो जाएंगे। यहां से यहां तक का टोटल सेपरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ए से ओ तक का सेपरेशन जो है वो ए हो गया, स्मॉल ए। और ओ से बी तक का जो सेपरेशन है वो क्या हो गया? स्मॉल ए हो गया। ये एक डाइपोल फॉर्म हो गया। ये क्या फॉर्म हो गया? एक डाइपोल फॉर्म हो गया, जहां पर नेगेटिव क्यू चार्ज ए पॉइंट पर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है, और ए बी का सेपरेशन 2a है, वो वहां पर क्या है? उसका मिड पॉइंट है। बात समझ में आ गई ना? ये हमने डाइपोल बना लिया। अब डाइपोल की कौन सी लाइन हमको लेनी है बेटा? इक्वेटोरियल लाइन लेनी है। कौन सी लाइन लेनी है? इक्वेटोरियल लाइन लेनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इक्वेटोरियल लाइन के बारे में। अगर मैं मिड पॉइंट पर, डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। क्या ड्रॉ कर देता हूं बेटा? नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। तो वो जो नॉर्मल वाली लाइन होगी वो इस डाइपोल की क्या हो जाएगी? इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? वो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, वो लाइन क्या हो गई बेटा? इक्वेटोरियल लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। जरा देखो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन हो गई। ये लाइन जो है वो क्या हो गई? इक्वेटोरियल लाइन हो गई। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक मैं पॉइंट P लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा? मैं एक पॉइंट P लेता हूं। यहां पर इक्वेटोरियल लाइन पर इस जगह मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? पॉइंट P ले रहा हूं, जो कि इस मिड पॉइंट से R सेपरेशन पर है। कितना है? R सेपरेशन। मिड पॉइंट से आर सेपरेशन पर इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट मैंने पी लिया। यहां पर मुझे इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से कितना? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया। वहां पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू द होल डाइपोल। आप समझ में आ गई? नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी इंटेंसिटी होगी, एक प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी इंटेंसिटी होगी। एक और इसमें कंडीशन दे रखी है, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, ये इन चार्जेस से, यहां से अगर हम माइनस क्यू चार्ज से देखते हैं, माइनस क्यू चार्ज से अगर हम देखते हैं, यदि हम माइनस क्यू चार्ज से देखें, एंगल बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। कितना एंगल है बेटा? थीटा एंगल। सिमिलरली अगर हम यहां से देखते हैं प्लस क्यू चार्ज से, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, थीटा एंगल से पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। पी पॉइंट पर हम क्या लेके आएंगे? हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं। क्या लाते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं। तो पी पॉइंट पर हम प्लस का 1 ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आए। पॉजिटिव, पॉजिटिव है और यूनिट है, टेस्ट चार्ज लेकर के आए। अब जरा देखते हैं, माइनस क्यू की वजह से ये निगेटिव, ये क्या हो गया बेटा? माइनस क्यू, ये क्या हो गया? सोर्स चार्ज हो गया। ये क्या हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया। ये सोर्स चार्ज उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा।
तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये उसको मैं क्या मान लेता हूँ बच्चे, E1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से हो गई? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। किसकी वजह से हो गई बेटा? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? E1 is the electric field intensity at point P, at point P due to minus q charge, due to negative q charge एट पॉइंट। और नेगेटिव क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है बेटा? ए पॉइंट पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ए पॉइंट पर रखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिमिलरली जरा इसे भी देखो, एक और चार्ज है हमारा, वो कौन सा है बेटा? वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू। ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पर, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहने वाली है, वो क्या हो जाएगी बेटा? वो तो कुछ इस तरफ हो जाएगी रिपल्सन से। इसको मैं क्या मानता हूं? इसको मैं E2 मानता हूं। क्या मानता हूं बेटा? E2 मान। E2 is the electric field intensity due to positive Q charge at point P। समझे बात ना? एक हमारी इंटेंसिटी E1 आ गई, एक हमारी क्या हो गई? E2 हो गई। बात समझ में आ गई? एक E1 है वो किसकी वजह से है? माइनस क्यू चार्ज की वजह से है। E2 है वो किसकी वजह से है बेटा? प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? E1 की डायरेक्शन P से A की तरफ, P से A की तरफ। E1 की डायरेक्शन क्या होगी? P से A की तरफ। E2 की डायरेक्शन क्या होगी? E2 की डायरेक्शन, उसके लिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ, इस जगह पर, इस जगह एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ। पॉइंट में मान लेता हूँ R। क्या पॉइंट मान लेता हूँ बेटा? R। तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी? P से R की तरफ। वो क्या हो जाएगी? P से R की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q सोर्स चार्ज जो कि यहाँ गिवन दे रखा है, और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन जो यहाँ नहीं दे रखा है। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन यहाँ नहीं दे रखा है। तो हम पाइथागोरस लगा लें। क्या लगा लें बेटा? पाइथागोरस लगा लें। पाइथागोरस से देखो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ये क्या हो गया? बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ये रूट में आर स्क्वायर प्लस, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। मींस ये जो AP आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। वैसे ही जो BP होगा वो भी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं बेटा? अट्रैक्ट कर रहे थे। जब अट्रैक्ट कर रहे थे इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई। यहां पर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या कर रहे हैं बेटा? रिपेल कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। और रिपेल कर रहे थे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? P से R की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई? P से R की तरफ। क्या कोई यहां तक दिक्कत? जरा निकालते हैं E1 और E2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा हम? E1 और E2 निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। E1 is the electric field intensity at point P due to minus Q charge at point A। निकालते हैं E1। क्या फॉर्मूला था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब सोर्स चार्ज, वो हमारा क्या है? स्मॉल q है। R स्क्वायर, R की जगह हम क्या रखें? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन, वो हमारा क्या है बेटा? रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका क्या होता था बेटा? होल का। ये बात क्लियर हो गई? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन देखो P से A की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? P से A की तरफ अलोंग PA। क्या डायरेक्शन लिख दें बच्चे हम? अलोंग। कोई डाउट इसमें? अलोंग PA, कोई दिक्कत इसमें? अलोंग PA। अब जरा इसमें देखो एक और स्टेप हम बढ़ा सकते हैं। ये रूट में स्क्वायर है, जब भी हम किसी रूट का स्क्वायर कर देते हैं रूट हट जाता है।
हमारे पास क्या बचेगा, ये E1 इक्वल्स बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के ऊपर स्क्वायर था, रूट हट गया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग पी। कोई दिक्कत इसमें, हमने E1 निकाल लिया, और E1 बेटा हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग पी ए हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से क्या हम E2 नहीं निकाल सकते हैं, E2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, E2 भी निकाल लेंगे। सिमिलरली हम E2 निकालते हैं, E2 E2 क्या था बेटा, is the electric field intensity, is the electric field intensity at point P। किस पॉइंट पर है बेटा, P पॉइंट पर है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और पॉजिटिव क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एट बी। कहाँ पर रखा हुआ है बेटा, बी पॉइंट पर रखा हुआ। निकालते हैं E2 निकालते हैं, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या रहने वाली है, डायरेक्शन पी से आर की तरफ, अलोंग पी आर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, अलोंग, क्या किसी को कोई दिक्कत, रिपल्सिव था, पी से आर की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई। यहाँ रूट के ऊपर फिर से स्क्वायर है, तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, E2 हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी आर है। डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, अलोंग पी आर। हमने दोनों निकाल लिया, हमने E1 भी निकाल लिया, हमने E2 भी निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया बेटा, हमने E1 निकाल लिया, ये E1 है माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ये E2 है प्लस क्यू चार्ज की वजह। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, E1 और E2 ये हमने दोनों निकाल लिए। अब अगला काम, अगला काम क्या होगा, अगला काम हम इन E1 और E2 को रिजॉल्व करेंगे। E1 और E2, अच्छा देखो दो वेक्टर्स हैं, E1 इधर एक्ट कर रहा है, E2 इधर एक्ट कर रहा है, दो वेक्टर्स हैं। दोनों वेक्टर्स के लिए अगर हम इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, और वेक्टर सम करने के लिए दोनों वेक्टर्स के बीच का हमको एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हम वेक्टर सम कर पाएंगे ना, हमें एक एंगल मालूम होना चाहिए तो वेक्टर सम कर पाएंगे। क्या हमें यहाँ पर ये एंगल दे रखा है, नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, हम E1 और E2 को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। के कंपोनेंट में क्या करते हैं बेटा, रिजॉल्व करते हैं। सबसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है, जरा देखो इस चीज को देखो बड़े ध्यान से। देखो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो डाइपोल की लेंथ थी 2a, उससे एक हम यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं P पॉइंट पर। कहाँ पर बेटा, P पॉइंट पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो डाइपोल की लेंथ है उसके पैरेलल। कुछ ये हो जाएगी, डाइपोल की लेंथ के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो लाइन क्या हो गई, कुछ ये हो गई। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, जब हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, अब देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। इसको एक नाम दे देते हैं, पी से इधर वाला जो नाम आ जाएगा बेटा पैरेलल लाइन का, जो हम नाम देते हैं वो नाम हमारा पी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एस पॉइंट। हम इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर एस पॉइंट ले लेते हैं, एस। अब इस ए बी और पी एस इन दोनों को देखो, ये कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन है। ए पी को देखो, इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए एपी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। आपने एंगल्स पढ़े हुए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या पढ़े हुए बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो थीटा यहां पर है, क्या वही थीटा यहां नहीं हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, वही थीटा यहां नहीं हो जाएगा। ये ए बी और पी एस कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं। ए पी हमारी कैसे बिहेव कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रही है। तो जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ नहीं हो जाएगा, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे। जरा एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक और लाइन हम बनाते हैं, एक और लाइन बनाते हैं।
और वो लाइन हम इसको एक्सटेंड करते हैं यहां से, ये एक्सटेंड। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? ऐसे हम इसको, ठीक है ना, ऐसे हमने एक्सटेंड। अब देखो बेटा थीटा ये था, जरा एक और देखो, ये वाली लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो जो थीटा यहां था वही थीटा कुछ यहां भी हो जाएगा, ये वाला। ये पी एस और ए बी ये दोनों पैरेलल हैं, तो फिर जो एंगल यहां पर है वही एंगल थीटा क्या हो जाएगा यहां पर, ये किससे हो गया? करस्पेंडिंग से। ये वाला और ये किससे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर से। और ये वाला इससे क्या हो जाएगा? करस्पेंडिंग से हो जाएगा। करस्पेंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, मतलब एंगल ए पी एस थीटा हो गया। सिमिलरली एंगल आर पी एस भी हमारा क्या हो गया? थीटा हो गया। समझे बात ना? अब आप 11th में पढ़ के आए हैं, जो वेक्टर के एडजेसेंट जो एंगल होता है, एंगल वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट होता है। और जो एंगल वाला कंपोनेंट नहीं है, अपोजिट वाला कंपोनेंट, वो कौन सा कंपोनेंट होता है? साइन कंपोनेंट होता है। तो E2 एक वेक्टर है, E2 एक वेक्टर है, उसका जो एंगल के एडजेसेंट कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएगा? कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो पी एस के अलोंग जो इस E2 वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? E2 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये E2 कॉस थीटा। किधर एक्ट कर रहा है? P से S की तरफ। समझे बात ना? और जो एंगल के एडजेसेंट नहीं है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, यहां से यहां, इसको मैं पॉइंट को Q ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा? Q ले लेता हूं। P से Q की तरफ जो कंपोनेंट है वो हमारा हो जाएगा E2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे? E2 साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? P से Q की तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया? E2 साइन थीटा। और P से S की तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया बेटा? हमारा E2 कॉस थीटा। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? हमने वेक्टर E2 को रिजॉल्व कर लिया उसके दोनों कंपोनेंट में, कॉस कंपोनेंट में और साइन कंपोनेंट में। सिमिलरली वेक्टर E1 को देखो, E1 के लिए थीटा ये हो गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? E1 कॉस थीटा। और जो थीटा की एडजेसेंट नहीं है, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। E1 साइन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हमने वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को उनके साइन और कॉस के टर्म में क्या कर लिया बेटा? हमने रिजॉल्व कर लिया। समझे बात ना? साइन और कॉस के टर्म में हमने क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया। उसके लिए हमने कुछ ज्योमेट्री को आगे बढ़ाया और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पेंडिंग एंगल्स का यूज किया, और कॉस और साइन कंपोनेंट में हमने क्या कर लिया बच्चे? रिजॉल्व कर लिया। ठीक है ना? अब जरा इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो। E1 का मैग्नीट्यूड कितना था? अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, E1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। E2 का मैग्नीट्यूड क्या है? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है ना? E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? बराबर है। और जब मैग्नीट्यूड बराबर है, ये एंगल्स भी बराबर है, थीटा थीटा एंगल्स भी बराबर है, तो क्या ये जो एंगल जो साइन कंपोनेंट होंगे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये भी तो बराबर हो जाएंगे। जब E1 और E2 बराबर हैं, यहां पर क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है, ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। E1 साइन थीटा जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा हो जाएगा। दो हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। E1 साइन थीटा P पॉइंट पर नीचे की तरफ लग रहा है, E2 साइन थीटा P पॉइंट पर ऊपर की तरफ लग रहा है। E1 साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगी? E2 साइन थीटा की वैल्यू के बराबर। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। फिर यहां पर क्या बचा? एक ये बचा E1 cos थीटा, और एक क्या बचा? E2 cos थीटा। मैग्नीट्यूड इनके भी बराबर है, जितना E1 cos थीटा है उतना ही E2 cos थीटा है। लेकिन अंतर यहां पर ये है कि E1 cos थीटा भी इधर ही एक्ट कर रहा है और E2 cos थीटा भी इधर ही एक्ट कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों क्या कर लेंगे? एक दूसरे के साथ एड अप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों को ऐड करने के बाद निकलने वाली है। क्या ये बात समझ में आ गई ना? तो आगे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? ऑन रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैंने आपको ज्योमेट्री यहाँ समझा दी है। E1 और E2 को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करने वाले। क्या ये बात समझ में आ गई? E1 और E2 को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करें। ठीक है, अगली स्लाइड लेते हैं। E1 एंड E2।
into their rectangular component. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या ये बात समझ में आ गई? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे? पहला हम लेते हैं, पहला E1 cos थीटा। E1 cos थीटा बेटा किधर एक्ट कर रहा है? E1 cos थीटा, देखो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा PS के अलोंग एक्ट कर रहा है। E1 cos थीटा किधर एक्ट कर रहा है? PS के अलोंग एक्ट कर रहा है। और E1 sin थीटा किधर एक्ट कर रहा है बेटा? E1 sin थीटा PO के अलोंग एक्ट कर रहा है। किधर कर रहा है बेटा? PO के अलोंग। E1 sin थीटा माने E1 को ही अगर हम रिजॉल्व करते हैं उसके cos में, तो cos किधर एक्ट कर रहा है? PS के अलोंग। और sin किधर एक्ट कर रहा है? PO के अलोंग। तो E1 cos थीटा एक्ट्स अलोंग PS, E1 cos थीटा एक्ट्स अलोंग PS, PS के अलोंग है। while E1 sin थीटा एक्ट्स अलोंग PO। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आप डायग्राम में अपने में रिवाइज कर सकते हैं। E1 cos थीटा PS के अलोंग है। E1 sin थीटा किधर है बेटा? PO के अलोंग है। सिमिलरली अगर हम E2 को भी रिजॉल्व करें, E2 को जरा देखो, E2 वेक्टर जो है वो किधर एक दूसरे को रिजॉल्व किए? E2 cos थीटा PS के अलोंग है। और E2 sin थीटा किधर है? PQ के अलोंग है। E2 sin थीटा किधर है? PQ के अलोंग है। इवन E2 cos थीटा किधर? PS के अलोंग। और E2 sin थीटा किधर? PQ के अलोंग। तो E2 cos थीटा अलोंग PX एंड E2 sin थीटा अलोंग PQ। E2 cos थीटा acts along PS while E2 sin थीटा acts along PQ। किधर एक्ट कर रहा है बेटा? वो PQ के अलोंग एक्ट कर रहा है। ऐसा ही कुछ है। E2 cos थीटा PS के अलोंग और E2 sin थीटा किधर कर रहा है बेटा? PQ के अलोंग। अब जैसा मैंने अभी बताया था कि जो PO और PQ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में है। और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? बराबर होंगे। दो वेक्टर्स हैं किसी भी चीज पर, एक तो इधर लग रहा है 5 न्यूटन, एक इधर लग रहा है 5 न्यूटन, रिजल्टेंट क्या हो गया? 0 हो गया। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो E1 sin थीटा जितना है उतना ही क्या है? E2 sin थीटा है। दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे बेटा? कैंसिल कर लेंगे। दोनों क्या कर लेंगे? एक दूसरे को कैंसिल्स आउट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देख लें, क्या मान लें बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने फर्स्ट ले लिया था, इसको हमने सेकंड ले लिया था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 था वो किसके बराबर है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ E2। क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में मॉडुलस ऑफ E1 वेक्टर E1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर E2 दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। हेंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और क्या हो गया बेटा? E2 sin थीटा, ये दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं बेटा? P पॉइंट पर इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में। P पॉइंट पर, एट पॉइंट P आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कैसे हैं बेटा? अपोजिट हैं। अब दो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में क्या हो? अपोजिट हो, अपोजिट इन डायरेक्शन, का रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है? 0 होता है। रिजल्टेंट क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। मीन्स दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल्स आउट। बात समझ में आई बेटा? ये दोनों क्या कर लेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल आउट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर लेंगे बेटा? कैंसिल आउट कर लेंगे। समझे बात ना?
E1 और E2 के जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, देखो बच्चे फिर से डायग्राम, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। अब P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से होगी। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P होने वाला है वो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करने वाले हैं। सम करके जो आंसर आएगा वही P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, PS के अलोंग। कैसी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, PS के अलोंग, जो कि इस डाइपोल से पैरेलल है। जो कि इस डाइपोल से क्या है बेटा, पैरेलल है। समझे बात ना, डाइपोल की लेंथ के कैसे है, पैरेलल है, इस तरफ नहीं। समझे बात ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हेंस आगे बढ़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे बेटा। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, therefore resultant intensity एट P, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से, ड्यू टू द डाइपोल is given by, is given by रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos, यही तो कंपोनेंट बचे। E1 का cos कंपोनेंट और E2 का cos कंपोनेंट, इन दोनों को अगर हम एड अप कर लेते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। E1 और E2 दोनों क्या थे, बराबर थे। E1 और E2 क्या थे, दोनों बराबर थे। E1 और E2 दोनों बराबर थे। इट मींस इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2E1 एज, E1 इक्वल्स किसके बराबर था, E2 के बराबर था। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2E1, क्या लिख सकते हैं बेटा, 2E1 cos थीटा। रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हो गया, 2E1 cos थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, 2E1 cos थीटा। अब हमें E1 मालूम था, cos थीटा और जरा देखते हैं cos थीटा को हम क्या लिखेंगे। समझे बात ना, आगे अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। इतना सबने कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हमारा बनने वाला है। अब हम फाइनल फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2, E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस, आप पीछे रीचेक कर सकते हैं, यही था E1, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब cos थीटा, cos थीटा देखो बेटा क्या लगाओगे, cos थीटा की कोई एक वैल्यू तो फिक्स है नहीं, थीटा, थीटा की कोई वैल्यू अगर 60 30 ऐसा कुछ दे रखा होता हम उसकी वैल्यू लगा देते, ऐसा तो फिक्स है नहीं। तो थीटा को हम R और A के टर्म में चेंज कर लें। थीटा को हम किसके टर्म में चेंज कर लें बेटा, R और A के टर्म में। cos थीटा अगर यहां देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल PAO, इस वाले ट्राइंगल की हम बात करें PAO, cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या हो गया, AO हो गया, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया, AP हो गया। समझे बात ना, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया बच्चे, AP हो गया। बेस हमारा क्या हो गया, AO हो गया। तो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, AO अपॉन AP। cos थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, AO अपॉन AP। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग थी, अलोंग PS थी। किसके अलोंग थी बेटा, दोनों को हमने एडअप किया तो दोनों किधर एक्ट कर रहे थे, अलोंग PS, तभी तो एक्ट करेंगे अलोंग PS। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब AO और AP की वैल्यू लगा देते हैं, AO और AP की वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर 2Q अपॉन 4πε0, यहाँ पर क्या आया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
ए ओ की जगह हम क्या लगाएं, ए ओ। ए ओ हमारा क्या था बेटा डायग्राम में, फिर से देखिए आप, ए ओ स्मॉल ए था। ए पी क्या था, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। ए ओ की जगह हम क्या लगाते हैं, स्मॉल ए, और ए पी की जगह क्या लगाएं बेटा, रूट में आर स्क्वायर प्लस, क्या इतनी बात बच्चे क्लियर हो गई, ठीक है ना। अगला स्टेप देखो, अब तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, 2 × Q × A। ये कुछ याद आ रहा है, 2 × Q × A मीन्स डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या था, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज Q इंटू द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस 2A, Q × 2A। तो एक Q है और दूसरा क्या है 2A, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट। मीन्स वेक्टर P पे हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। इधर क्या आ रहा है, 4πε0, 4πε0। इतनी बात क्लियर, 4πε0। देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हम इस पे पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, किसी पे पावर 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसी पे जब रूट लगा होता है, रूट हटाते हैं तो पावर हम क्या लगा देते हैं, 1/2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चे, हम पावर लगा देते हैं 1/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पे पावर कितनी हो गई बेटा, 1/2। क्या ये बात क्लियर हो गई, होल पे पावर कितनी हो गई, 1/2। अब देखो इसमें बेस दोनों सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं। बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, आइडेंटिटी है ए की पावर एम, ए की पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन, एडअप हो जाएंगे। 1 + 1/2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, ये पी आया, वेक्टर पी अपॉन 4πε0, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और होल पे पावर कितनी हो जाएगी बच्चे, 3/2। क्या ये बात समझ में आ गई, होल पे पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2। समझे बात ना। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चे, ये हमने निकाल लिया इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पर ये निकला, समझे बात ना। P है अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे होल पावर 3/2। अब आप ध्यान करो, जब मैं एक्सियल वाला एक्सप्रेशन कर रहा था, क्या कर रहा था बेटा, एक्सियल वाला, तब मैंने एक कंडीशन आइडियल डाइपोल के लिए बताई थी। किसके लिए बताई, आइडियल डाइपोल के लिए। अगर मैं यहां पर आइडियल डाइपोल के लिए बताता हूं, फॉर शॉर्ट डाइपोल, इसके लिए बेटा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, या फिर हम बोले फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल में क्या था, जो 2A था वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू आर, 2A इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू आर। मींस ए को हम निग्लेक्ट कर देंगे, ए कैन बी निग्लेक्टेड इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ए की जगह हम क्या रख दें, 0 रख दें, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, फिर हमारा ई इक्वेटोरियल जो आने वाला है, इक्वेटोरियल, वो बेसिकली हमारा हो जाएगा पी है डाइपोल मोमेंट अपॉन 4πε0। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर, और क्या है प्लस, एक ही जगह हम क्या रख दें, 0 रख दें, 0 का स्क्वायर, और होल पे पावर कितनी है, 3/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, P अपॉन 4πε0, यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर पे पावर 3/2, मीन्स ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, आर की पावर 3। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इक्वेटोरियल। ये हमारा क्या निकला बच्चे, इक्वेटोरियल आइडियल डाइपोल। वहां पर हमने ई एक्सियल निकाला था, वो कितना आ रहा था बेटा, वो आ रहा था 2p/r³, 1/4πε0 2p/r³। ये क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल पर सिर्फ और सिर्फ p आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, बाकी सब सेम है। क्या ये बात समझ में आ गई, यहां तक का आपको डेरिवेशन क्लियर हुआ। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, किसी भी डाइपोल के लिए, अगर हम ई एक्सियल लें, ई एक्सियल कितना था, ई एक्सियल, अगर हम ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल निकालना चाहें, एक्सियल के लिए हमारा 2 था, 4πε0 r³। इक्वेटोरियल के लिए क्या है बेटा, इक्वेटोरियल के लिए सिर्फ और सिर्फ p है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब देखो ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ये पूरा टर्म क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बेटा, 2/1 बचेगा। क्या बचेगा, 2/1। इट मीन्स ई एक्सियल जो होगा, ई एक्सियल इसके बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई एक्सियल इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। समझे बात ना। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट डबल होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, जस्ट डबल होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। इस चीज को जरा सेंस में समझो। मान लो ये मेरा एक डाइपोल है, एक डाइपोल है, मैं इसकी एक्सियल लाइन पर आर सेपरेशन पर, ये जो सेपरेशन है वो मैं क्या ले रहा हूं बेटा, मिड पॉइंट से ले रहा हूं आर सेपरेशन। मिड पॉइंट से आर सेपरेशन मींस मैं ये ले रहा हूं, यहां पे, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, वो क्या हो गया, ई एक्सियल हो गया। और अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पर लूं, आर सेपरेशन इक्वेटोरियल लाइन पर यहां पर निकालूं, वो क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल हो जाएगा। ई एक्सियल जो होगा एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर अगर मैं सेम सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो देखना चाहता हूं, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट डबल होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्या ये बात समझ में आ गई। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या थी, अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेटोरियल लाइन पर क्या थी डायरेक्शन, वो की थी पी एस के अलोंग, मींस पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्या ये बात समझ में आ गई। एक्सियल लाइन पर रख रहे थे, फिर से हम आपको डायग्राम एक बार दिखाते हैं। अगर हम एक्सियल लाइन पर रख रहे थे, एक्सियल लाइन पर अगर हम रखें यहां पर लें, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जा रहा था बेटा, या तो इस तरफ चलेगा या फिर इस तरफ चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, मींस अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट रखते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। वो ऐसे नहीं रहने वाले, समझे बात ना, इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग नहीं होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। पीएस क्या है, पैरेलल ही तो था एबी के, पीएस क्या है, पैरेलल था एबी के। समझे बात ना। जब ये कहां रखा हुआ है, जब ये मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, जैसे ही ये मिड पॉइंट को थोड़ा सा आगे जाएगा, अब वो पैरेलल नहीं रहेगा, अब वो कैसा नेचर हो जाएगा बेटा, अब उसका नेचर हो जाएगा पैराबोलिक। कैसा नेचर हो जाएगा बच्चे, पैराबोलिक। थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे, अब वो धीरे 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 यूं, समझे बात ना। मिड पॉइंट पर था तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल है, जैसे जैसे आगे बढ़ा अब वो कैसा हो गया, पैराबोलिक हो गया, ये पाथ हो गया। समझे बात ना। फाइनली ये पॉजिटिव का जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू चार्ज से अट्रैक्ट होते होते यहां पर आके क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। पैराबोलिक नेचर होगा। जब तक कि वो यहां पर है तब तक तो पैरेलल है इंटेंसिटी, जैसे ही चार्ज यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब वो कैसा, पैराबोलिक। समझे बात ना। क्या आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अगर किसी भी जगह कोई भी दिक्कत हो बेटा, आप कमेंट सेक्शन में आप उसे बता सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतर तरीके से इसको समझा है। आप एक बार डायग्राम को फेयरली रीड्रॉ करें, उसमें देखें हमने कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व किया हुआ है, कैसे उनको कैंसिल आउट किया हुआ है और वो क्यों बराबर है। ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान में रखें, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार।